हेलो कंपटीटर्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो आपका नया साल बहुत अच्छा स्टार्टिंग हुआ होगा। तो आज हमारा जो टॉपिक है आज का, जो फाइनेंस कमीशन एंड नीति आयोग के बारे में एमसीक्यू हम लोग जो करेंगे, जो आपका बीपीएससी, जेपीएससी, यूपीपीसीएस और अदर एग्जाम जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है, उसमें आपको ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो चलते हैं। आपका स्वागत है हमारे चैनल वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न विथ स्ट्रेटजी चैनल पे, वेब्स अकेडमी पे, और हमारा टेलीग्राम चैनल है वेब्स अकेडमी 24। ओके, तो आज का हम पहला जो हमारा मुद्दा है, क्या है पहला जो क्वेश्चंस जिससे आएगा, कौन सा टॉपिक है, तो हमारा फाइनेंस कमीशन है, जिसको हिंदी में वित्त आयोग बोला जाता है। तो हम लोग एक नया शुरुआत किए थे कि हम लोग को कैसे पढ़ना है। तो पहले फाइनेंस कमीशन के बारे में जानेंगे। तो ये क्या है, आर्टिकल 280 के तहत मतलब संविधान में प्रावधान है। तो ये क्या है, वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, जिसका गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल आपका 280 के अंतर्गत किया जाता है। ओके, इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहता है कि राज्य और केंद्र के बीच में जो वित्तीय संसाधनों का न्याय संगत वितरण सुनिश्चित करवाना। ओके, आगे हम लोग क्या देखते हैं कि इसका संवैधानिक आधार क्या है। तो अनुच्छेद 280 के तहत इसका आपका गठन होता है, जो प्रत्येक 5 वर्ष में या उससे पहले कर किया जाता है। प्रकृति, इसका नेचर कैसा है, तो ये एडवाइजरी सलाहकारी बॉडी है, यानी सहकारी संस्था है। रिपोर्ट किसे देता है, तो ये राष्ट्रपति को देगा। और वित्त आयोग की संरचना आपका क्या क्या है, तो ये भी देख लेते हैं कि इसका कंपोजिशन क्या है, आपका यह स्ट्रक्चर क्या है वित्त आयोग का। तो इसमें क्या रहता है, एक होता है अध्यक्ष, ठीक है, और दो चार होते हैं जो अन्य सदस्य इसके होते हैं, यानी टोटल क्या होगा 1+4 यानी 5, इसके टोटल कुल सदस्य हुए। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे इसका क्या है कि वित्त आयोग का प्रमुख कार्य कौन कौन सा है। तो संविधान के अनुसार वित्त आयोग निम्न विषयों पर सिफारिश करता है। कौन कौन पे, तो वो टैक्स डिवोल्यूशन पे, यानी करों का वितरण पे, केंद्र सरकार द्वारा वसूले गए करों का केंद्र और राज्य के बीच में बंटवारा बांटना कैसे होता है वो करता है। आपका राज्यों के बीच करों का आपसी वितरण तय करता है। अनुदान, ग्रांट्स इन एड्स, एड जो देता है क्या है, अनुच्छेद जो है 275 आर्टिकल 275 के तहत राज्यों को दिए जाने वाले अनुदानों का भी ये सिफारिश करता है। कौन, वित्त आयोग। और स्थानीय निकायों का अनुदान भी ये देता है, जैसे पंचायती राज जो संस्थाएं हैं और नगर निगम है, जो आपका आपको याद होगा कि आपका 1992 में आया था, आपका 73वां संविधान संशोधन से पंचायती राज व्यवस्था किया गया था। और नगर निगम जो आया था 1992 में ही आपका 74वां संविधान संशोधन के द्वारा। ओके, आगे हम लोग पढ़ते हैं कि चौथा ये क्या काम करता है, अन्य वित्तीय वित्तीय विषय पर भी ये कार्य करता है, जैसे राष्ट्रपति द्वारा संदर्भित कोई भी वित्तीय मामला ये क्या करता है, देख रेख करता है। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं कि इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी लेते हैं। तो जानकारी यहाँ पे इसका सफिशिएंट हो गया। अब हम लोग आज का क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा आपके स्क्रीन पे है, क्या कह रहा है कि वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद से किया गया है। तो किस अनुच्छेद में है, तो 280 में है। क्या है कि ये प्रत्येक 5 वर्ष में या उससे पहले वित्त आयोग का गठन कौन करेगा, आपका राष्ट्रपति करेगा। याद याद रखिएगा, ये कैसी बॉडी हो गया, जब संविधान में है तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गया, यानी संवैधानिक बॉडी हो गया। ओके, संवैधानिक संस्था है। आयोग क्या करता है, राष्ट्रपति को अपनी सिफारिशें देता है, जिनका उद्देश्य क्या होता है, संघ और राज्य उनके बीच संतुलन बनाए रखना। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में में से वित्त आयोग का मुख्य कार्य कौन सा नहीं है। तो देखिए, हम लोग पढ़े हैं, पहले देखते हैं। करों के शुद्ध प्राप्ति का केंद्र एवं राज्यों के बाद वितरण, ये भी है इसका। ओके, फिर राज्यों के बीच करों का वितरण का सिद्धांत तय करना, ये भी इसका कार्य है। पंचायती राज संस्थाओं का अनुदान की सिफारिश करना, ये भी है। ये इसका ये कार्य नहीं है, जीएसटी परिषद की सिफारिश को लागू करवाना। तो ये हमारा डी हो जाएगा। ओके, क्या है, जीएसटी जो परिषद है वो कहाँ है, आपका आर्टिकल 279 ए में है, ठीक है। 279 का क्लॉज नंबर ए में आपका ये अलग से एक संवैधानिक निकाय बनाया गया है, जीएसटी काउंसिल जिसको बोला जाता है। ओके,
हम लोग आज जीएसटी के बारे में भी पढ़ेंगे। सॉरी, जीएसटी के बारे में पढ़ेंगे नहीं, जीएसटी के बारे में आपको द हिंदू में आपको मैं आज ही बताया हूँ, ठीक है? द हिंदू का जो आज हम लोग सुबह का जो हम लोग क्लास लिए हैं, आप उसमें जाइएगा, आपको जीएसटी पूरे तरीके से आपको समझा दिया गया है कि इसके कितने प्रकार हैं, कौन-सा कर लेता है, किस तरीके से आया, कौन-सा संविधान संशोधन से आया, 101वाँ संविधान संशोधन आपको आया था, आपका 2016 1 जुलाई 2017 से ये लागू हुआ था, तो ये सब आपका वहाँ पे बताया गया, ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं आज का। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिश किस अवधि के लिए के लिए लागू है? तो किस अवधि के लिए लागू है? ये हमारा है 2021 से 2026 तक। 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं आपका एन.के. सिंह हैं, ठीक है? एन.के. सिंह हैं, ओके? एन.के. सिंह हैं। आपका कोविड के कारण इसकी रिपोर्ट 2 भाग में बाँट दिया गया था, ओके? क्या हुआ था ना कि अंतिम रिपोर्ट जो इन्होंने पेश किया था आपका 2020 से 21 किया था, लेकिन जो अंतरिम अंतरिम जो था वो किया था। अब अंतिम जो हो गया आपका इसका रिपोर्ट आपका 2021 से आपका 2026 के बीच से लगा, ओके? तो हम लोग चलते हैं 2021 से 2026 तक इसका टाइम पीरियड है इस बार का। अब यहाँ पे चौथा नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है कि केंद्र से राज्यों को करों का हस्तांतरण जो होता है, टैक्स डिवैल्यूएशन होता है, का प्रतिशत 15वें वित्त आयोग में कितना निर्धारित किया गया? तो कितना निर्धारित किया गया आपका? ये आपका आंसर बताना है, तो आपका 41% यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है? 14वें जो वित्त आयोग थे, वो आपका 42% किए थे, 1% ये कटौती किया था, ठीक है? 15वें में क्यों? कटौती करने के पीछे का कारण था कि जम्मू और कश्मीर जो था कि केंद्र पर मतलब यूनियन टेरिटरी घोषित किया गया था, जो पहले एक राज्य के रूप में था, ठीक है? तो ये केंद्र शासित प्रदेश के बनने के कारण ही 1% इसका कटौती किया गया था, ओके? आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि आपका 5 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन-सा मानदंड राज्यों के बीच का कर का वितरण में शामिल नहीं है? वो 15वें वित्त आयोग के तो क्या है ये इसमें? आपका आंसर हो जाएगा आपका साक्षरता दर से इसमें नहीं होता है, ठीक है? क्या है कि 15वां जो वित्त आयोग है उसका मानदंड क्या है? मतलब क्या पैरामीटर है, तो ये पैरामीटर जो रखा जाता है कि इनकम डिस्टेंस मतलब आय की दूरी कितनी है, मतलब आय में कितना भिन्नता है, उसके आधार पर। तो इसको वेटेज जो दिया गया है, आप लोग लिख लीजिएगा 45% है, ठीक है? एरिया कितना देता है वेटेज आपका 15% देता है। जनसंख्या आपका वेटेज कितना देता है, आपका ये भी 15% देता है। आपका फॉरेस्ट एंड जो इकोसिस्टम होता है, फॉरेस्ट एंड इकोसिस्टम उसका जो 10% वेटेज दिया गया है, ठीक है? साक्षरता दर इसमें शामिल नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 6 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है आज का? कहता है क्या कि वित्त आयोग और योजना आयोग अब नीति आयोग के मतलब जो अब नीति आयोग हो गया है उसमें मुख्य अंतर क्या है, ठीक है? आज हम लोग नीति आयोग लाए हैं, नीति आयोग का भी चैप्टर आज हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें जो हमारा क्या है कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि वित्त आयोग एक संवैधानिक है, नीति आयोग एक एग्जीक्यूटिव आपका बॉडी है, ओके? क्या करता है कि इसका जो नीति आयोग जो है ना आपका प्राकृतिक में कैसा है आपका मतलब क्या करता है, संवैधानिक है, और ये नीति आयोग सॉरी कार्यकारी है, और वित्त आयोग जो है संवैधानिक है, ठीक है? इसके मतलब वित्त आयोग को लिए क्या है आर्टिकल 280 में प्रावधान किया गया है, लेकिन इसमें कहीं भी प्रावधान नहीं है। नीति आयोग करता है नीति निर्माण का काम करता है। तो आगे हम लोग चलते हैं आज का अगला प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न जो है 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि आपका वित्त आयोग की सिफारिश से किसके लिए बाध्यकारी होता है? तो किसके लिए बाध्यकारी होता है? तो ये आप लोग बताइए कि 7 नंबर का क्या आंसर होगा? तो ये क्या किसी के लिए ये बाध्यकारी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वित्त आयोग सिर्फ़ क्या होता है कि सलाहकार दे सकते हैं। ये एडवाइज़री बॉडी है। सरकार आमतौर पर इसे स्वीकार करती है, लेकिन पर संवैधानिक कोई बाध्यता मतलब इस पर नहीं है। समझे? अब क्या है कि वित्त आयोग जो 8 नंबर क्वेश्चन है, अगला प्रश्न जो है वित्त आयोग की सिफारिश किसके समक्ष मतलब रखी जाती है? तो आप लोग को बताना है, तो कौन? राष्ट्रपति के सामने रखा जाता है, राष्ट्रपति के पास ये भेजता है, ठीक है? कितना? आपका राष्ट्रपति आर्टिकल नंबर 280 का क्लॉज़ नंबर 2 जो कहता है कि वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसको सौंपेगी? तो राष्ट्रपति को सौंपेगी।
ठीक है? राष्ट्रपति इसको क्या करेंगे, संसद के दोनों सदन जो होंगे, जैसे लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, उसके समक्ष ये व्याख्यात्मक ज्ञापन के साथ ये रखते हैं, मतलब व्याख्या करते हैं, ठीक है? अब आयोग क्या करेगा आपका, सीधे क्या, हाँ, संसद आपको रिपोर्ट नहीं करेगा। आर्टिकल नंबर 280 जो क्लॉज नंबर 2 है, उसके तहत ये क्या करता है, वित्त आयोग राष्ट्रपति के पास। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो अगला प्रश्न है हमारा, 9 नंबर जो क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा अनुदान वित्त आयोग के द्वारा अनुशंसित किया जाता है। तो क्या कौन किया जाता है, आपका आपका ग्रांट्स इन एड, यानी आपका अनुच्छेद 275 के तहत आपका अनुदान जो करता है वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित किया जाता है। क्या है कि इसमें राज्यों के दिए जाने वाले जो अनुदान की सिफारिश वित्त आयोग करता है। ये जो क्या होता है, इसका जो विवेकाधीन अनुदान जो होता है केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है। योजना अनुदान जो होता है, आपको पहले से योजना आयोग या जो भी संबंधित मंत्रालय है वो निर्धारित करता है। ओके, अब 10 नंबर क्वेश्चन चलते हैं कि 14वें वित्त आयोग की महत्वपूर्ण सिफारिश क्या था, तो 42% था, अभी हम लोग देखे थे, ठीक है। इनका जो 14वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे, वी वाई रेड्डी थे, ठीक है, वाई वी रेड्डी, ओके, ओ वाई वी रेड्डी थे, ओके। और पहली बार जो ये क्या था, 22% दिया था, सॉरी 42% ही टैक्स में हिस्सा दिया था। इससे क्या हुआ था कि राज्य की वित्तीय स्वायत्तता अभी बढ़ा था। अगला प्रश्न हम लोग का क्या कह रहा है आज का, कि वित्त आयोग के संबंध में किस प्रकार के संवाद से है, किस प्रकार का संवाद से है, मतलब वित्त आयोग का संबंध तो किससे है, वित्तीय संवाद का है, वित्तीय संवाद का है, ठीक है। वित्त आयोग क्या होता है, फिजिकल जो फेडरलिज्म जिसको बोलते हैं, मतलब वित्तीय संवाद को मजबूत करता है। क्या कैसे करता है कि केंद्र और राज्य के बीच में राजस्व एवं व्यय संतुलन बनाता है, ठीक है, इसके और राज्य और केंद्र के बीच में। और सहकारी प्रतिस्पर्धा है संघवाद की मतलब क्या होता है, नीति आयोग से अधिक संबंधित है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। अगला जो हमारा प्रश्न है, 12 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि किस वित्त आयोग ने पहली बार स्थानीय निकाय को सीधा अनुदान से सिफारिश किया था। तो कौन सा, 14वां से किया था, अभी पढ़े हैं, ठीक है, अभी पढ़े, क्योंकि इसी में क्या हुआ था, आपका जो पंचायती राज व्यवस्था संस्थानों में और नगर निकायों में क्या हुआ था, वो सीधे अनुदान की सिफारिश दी गए थे। इससे क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन को बल मिलता है, समझे। आगे चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, जो 13 नंबर प्रश्न है, वो कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में कौन सा वित्त आयोग का सदस्य बनने की योग्यता नहीं है। सार्वजनिक वित्त वित्त का ज्ञान होना चाहिए, ये होना चाहिए। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश मतलब बन सकता है, तो ये भी होता है। संसद का वर्तमान सदस्य इनका जरूरी नहीं है, प्रशासनिक अनुभव भी इसमें जरूरत है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाता है, कौन सा, डी हो जाएगा। संसद के वर्तमान सदस्य को वित्त आयोग का सदस्य नहीं बनाया जा सकता है। उसका योग्यता जो होता है, आपका इकोनॉमिक्स होना चाहिए, न्यायिक अनुभव होना चाहिए, यानी जस्टिस आपका नॉलेज होना चाहिए, आपका एडमिनिस्ट्रेशन का नॉलेज होना चाहिए, तो ये आप बन सकते हैं। 14 नंबर जो हमारा क्या कह रहा है आज का क्वेश्चन, कि वित्त आयोग की सिफारिश की प्रकृति क्या होती है, तो ये सिर्फ सलाहकार का होता है। सरकार पर इन्हें मतलब लागू करने की संवैधानिक बाध्यता नहीं है, फिर भी अधिकांश सिफारिशें स्वीकार ही इसका कर लिया जाता है। ओके, ऐसा एक परंपरा है। ओके, ये नहीं कोई बाध्यकारी है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, 15 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है हमारा, क्या कहता है कि वित्त आयोग का गठन निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन है, पहला क्या है हमारा ऑप्शन, कि वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। क्या राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ठीक है, 280 आर्टिकल, ये भी हम लोग। वित्त आयोग की सिफारिश से संसद पर बाध्यकारी नहीं, एडवाइजरी होता है, तो यानी ये गलत हो गया, सेकंड नंबर। थर्ड क्या कह रहा है कि वित्त आयोग केंद्र राज्य वित्तीय असंतुलन को दूर करने का प्रयास करता है, तो ये भी हमारा सही है, तो यानी 1 और 3 हमारा बी ऑप्शन में हो गया। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न पे हम लोग चलते हैं, तो क्या कह रहा है, 16 नंबर प्रश्न जो हमारा कह रहा है कि वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित जो वर्टिकल डिवैल्यूएशन का अर्थ क्या होता है। तो क्या होता है हमारा, केंद्र और राज्य के बीच करों का वितरण,
केंद्र और राज्य को वितरण। ये क्या होता है, वर्टिकल वर्टिकल जो डिवोल्यूशन होता है सेंटर और स्टेट के बीच होता है, और हॉरिजॉन्टल जो होगा ना आपका डिवोल्यूशन स्टेट और स्टेट के बीच होगा। ठीक है, स्टेट और स्टेट, तो याद रखिएगा वर्टिकल जो हो गया आपका सेंटर और स्टेट के बीच, सेंटर और स्टेट के बीच, और हॉरिजॉन्टल जो होगा यानी आपका क्षैतिज जो होगा आपका, ये तो ऊर्ध्वाधर हो गया, क्षैतिज जो हो गया आपका, आपका स्टेट बाई स्टेट होगा, स्टेट वर्सेस स्टेट, स्टेट और स्टेट के बीच में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 17 नंबर जो हमारा क्वेश्चन आज का कह रहा है, क्या कहता है 17 नंबर कि हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन में किस आधार पर राज्यों को अधिक हिस्सा मिलता है। ठीक है, किस किस पे मिलता है, तो आपका कम प्रति व्यक्ति आय वाले में, इनकम डिस्टेंस पे मिलता है, इनकम डिस्टेंस पे। ओके, सबसे महत्वपूर्ण मानदंड माना जाता है। गरीब गरीब राज्यों को अधिक सहायता यानी इक्विटी प्रिंसिपल पे ये कार्य करता है। समझे। आगे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न जो हमारा कह रहा है 9th नंबर, सॉरी 18th नंबर हमारा जो कह रहा है, क्या 18 नंबर में क्या है, 18 नंबर कि कौन सा 15वां वित्त आयोग, मतलब कौन सा 15वें वित्त आयोग का प्रमुख फोकस क्षेत्र था। तो कौन था आपका, देखते हैं क्या था आपका, क्या है कि रक्षा व्यय, ऐसा नहीं है, जनसंख्या नियंत्रण, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण, ये भी था, राजकोषीय अनुशंसन, ये भी था। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 2, 3, 4 में जो भी है तो यानी सी हो जाएगा। ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण पे दिया था आपका, राजकोषीय अनुशासन बजट पे दिया था, रक्षा व्यय सीधे आपका फाइनेंस कमीशन फोकस नहीं करता है ये। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हमारा क्या है 19 नंबर जो क्वेश्चन है आज का, आपका क्या बता रहा है कि वित्त आयोग और कैग जो हम लोग कल पढ़े थे के बीच संबंध क्या है। क्या संबंध है, देखिए कल का जो पढ़ा हुआ है वो भी आपका थोड़ा बहुत रिकॉल होना चाहिए। कल का एमसीक्यू हमारा हमारा जो था कैग का था, सीजीए का था, और पैक का था, मैंने लोक लेखा समिति का था। ठीक है, तो ये हमारा आंसर जो हो जाएगा आपका, वित्त आयोग संसाधन बांटता है, कैग उस व्यय की ऑडिट करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। यानी अगर नहीं पता है तो कल वाले आप क्लास नहीं देखे हैं, और नहीं देखे हैं तो जाके आप ज़रूर देखिए, आपको पूरी नॉलेज हो जाएगी कैग को। तो मेरा एक मुहिम है कि आपको टॉपिक वाइज़ ही आपको पूरी, मतलब पॉलिटी का जो सब चैप्टर है उसका पूरी जानकारी आपको दे दिया जाए। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारा सब्सक्राइब अब एक मुहिम है 1K तक, तो प्लीज़ आप इसे करवाइए और लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा भेजिए, और हमारा वैरायटी ऑफ एग्ज़ाम पैटर्न विद स्टडी चैनल को आप सब्सक्राइब करके शेयर करें। ठीक है, आप अपनी मांगों को हमारे वीडियो में क्या कैसा आपको लग रहा है उसको भी फीडबैक देने का जरूर। देखिए जब तक आप फीडबैक नहीं दीजिएगा तब तक हम और इस पर कैसे काम करेंगे। ठीक है, हमें तो लगेगा कि आपको हम सही से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपका कोई प्रतिक्रिया ही नहीं आता है, फीडबैक ही नहीं आ रहा है, और ना हम आपके सामने हम अपना फेस दिखा पा रहे हैं अभी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है अभी। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से आपका क्लास में जल्द ही आपको लाने ही वाला हूँ। लेकिन आप फीडबैक देखिए दीजिए, और हमारा 1K का जो लक्ष्य है, कम से कम क्लास जो मैं वो वैसे लाने से पहले ही अगर मेरा ये सब्सक्राइबर बढ़ जाता है तो मैं जल्दी से कोशिश करूँगा कि आपको जनवरी के लास्ट तक ही मैं ले आऊँ। ठीक है? ओके, हमारे जो वैरायटी ऑफ एग्ज़ाम पैटर्न्स विद स्ट्रैटेजी जो फैमिली है, वो भी प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा उनका भी देखना पड़ता है ना कि हमारा कितना ही सब्सक्राइबर बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। उस हिसाब से ही अपने काम में लोग ज़्यादा ध्यान लगाते हैं। तो मेरा एक एफ़र्ट है, मैं अभी तो अकेले ही इस पे काम कर रहा हूँ, लेकिन जल्द ही और भी टीचर शामिल होने वाले हैं। आपके लिए जो भी रहेगा, आपको जो भी जिस तरीके का माँग रहेगा, आपको आपके लिए लाया जाएगा। ओके, तो 20 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है आज का, चलते हैं हम लोग। 20 नंबर क्वेश्चन, वित्त आयोग की सिफारिशें लागू न करने पर सरकार क्या करती है। तो क्या करती है आपका, संसद में कारण बताने होते हैं। क्या होता है, संसद में कारण बताना होता है। सरकार को क्या करता है ना, सरकार को एक्सप्लानेटरी मोमेंडम संसद में प्रस्तुत करके कि क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं किया गया लागू, उसका बताना पड़ता है। यह एक, मतलब कैसा है कि उत्तरदायित्व एक मैकेनिज्म है। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी बनाता है। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी ये प्रदर्शित करता है, करवाता है इसका। ओके, तो आज हमारा जो खत्म हुआ आपका फाइनेंस कमीशन का, अब हमारा जो नेक्स्ट आज का जो है
टॉपिक वो क्या हमारा है, नीति आयोग है। तो थोड़ा नीति आयोग के बारे में पहले जानकारी ले लेते हैं, क्या है नीति आयोग? तो नीति आयोग जो होता है, नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है, ये भी आप पहले याद रखिएगा। आपका क्या हो गया, आपका नीति आयोग का फुल फॉर्म, ये आप अपने स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, ठीक है? नीति आयोग का फुल फॉर्म हो गया आपका कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। याद रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, याद रखिए। 4 बार आप अपने से खुद से अपने से बोल कर इसे रखिए। आपको लग रहा होगा कि मतलब ऐसा भी क्वेश्चन आपको यूपीएससी में भी इस तरीके का क्वेश्चन जो आपको टेस्ट सीरीज जो चलाते हैं उनमें भी आ चुका है, और यही छोटा-छोटा चीज़ जो होता है ना, हमें लगता है कि नहीं हमें बहुत ज़्यादा जानकारी हो गया है, और यही कभी-कभी आपको फँसा देता है, उल्टा आपको करके आपको प्रदर्शित करके आपको आप जितना भी अच्छे से आप तैयारी किए हों उन पर ये पानी फेरने का काम करता है, ऐसे छोटे-छोटे। आपको ज़्यादा भी कॉन्फिडेंस होना बहुत ही कभी-कभी घातक सिद्ध हो जाता है। तो इसलिए अपनी कॉन्फिडेंस को इतना भी लो मत कीजिए। आप जब बुद्ध भगवान का जो हमारे बुद्ध भगवान माना गया है, और बौद्ध धर्म का जब चैप्टर आएगा, तो जब बुद्ध जी को, जब बुद्ध भगवान को ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुआ था, तो जिस समय उनके सामने जब आप चैप्टर पढ़िएगा तो उसमें बताया गया है कि जो घड़ा से पानी भरने आती थी निरंजना नदी के पास, जो उनके बोध गया के में ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो वहाँ पे घड़ा भरने जो पानी भरने वाली जो होती थी ना, वो उनको देख के एक बात बोले थे, मतलब कि इतना भी आप मतलब बिना की तार को इतना भी मत खींचो कि मतलब वो टूट जाए, और इतना भी स्लो मतलब कम नहीं करो कि उससे आवाज़ ही नहीं आ पाए। तो इस तरीके का वो एक वाक्य दिए थे, जिससे उनकी ज्ञान की प्राप्ति की ओर और बढ़ावा दिया, जिससे वो ज्ञान प्राप्त करने में मतलब उसका भी भूमिका रहा। तो ये हम कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंस ज़रूरी है, लेकिन इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं कि जो आपको ले डूबे, और इतना भी कम नहीं कि जो वो भी ले डूबे। यानी आपको मध्यम मार्ग की जो है मीडियम आपको रूट अपनाने की आवश्यकता है। तो आप हमारे साथ, आपको हिस्ट्री भी जब पढ़िएगा ना, तो इतना मज़ा आएगा ना मेरे साथ पढ़ने में कि आप सोचिए मत। मतलब कि आपको जब मैं आप सामने से जब आऊँगा ना पढ़ाने, ऐसे भी मेरा जो एनसीईआरटी का बैच है, समझाने का तरीका आपको लग ही रहा होगा कि किस तरीके का है। आप एक बार जाके ज़रूर देखिएगा, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि हाँ सर, आप इस तरीके से पढ़ा रहे हैं, इस तरीके से नहीं, ऐसे हम लोग को थोड़ा-सा और भी किस क्या चाहिए वो भी बताइएगा। लेकिन आई थिंक, जहाँ तक मुझे लगता है कि जो भी मैं एनसीईआरटी का जो मैं क्लास लाया हूँ, थोड़ा-सा मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर का कमी है। इस कारण से आप लोगों को थोड़ा बहुत कम समझ में या मेबी आता होगा। लेकिन मेरा जहाँ तक मोटिव रहता है कि आप लोग को बहुत अच्छे से मैं समझा देता हूँ। ओके? तो हम लोग आगे चलते हैं, नीति आयोग के बारे में पढ़ते हैं। तो नीति आयोग को क्या है कि आपका क्या है, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग, ठीक है? भारत सरकार का नीति निर्माण एवं रणनीतिक थिंक टैंक है, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ। ये क्या है था, योजना आयोग का जो प्लानिंग कमीशन हमारा जो पहले से चल रहा था, उसके तहत ये उसके स्थान पे ये नीति आयोग को स्थापित किया गया। स्थापना एवं इसका जो कैसा है, नेचर क्या है, तो स्थापना तो जान ही गए हम लोग का 1 जनवरी 2015 को। नेचर में क्या है, मतलब ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है, यानी कार्यकारी निकाय है। संवैधानिक दर्जा इसको नहीं मिला है, संविधान में इसका कहीं पे भी उल्लेख उल्लेख नहीं है, ना ही योजना का था। उद्देश्य क्या है? सहकारी एवं प्रतिस्पर्धी जो संघवाद को बढ़ावा देना था। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। संरचना इसका क्या है, स्ट्रक्चर या कंपोजिशन क्या है इसका, कि अध्यक्ष इसका प्रधानमंत्री होता है, उपाध्यक्ष इसका प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होता है। सीईओ जो होता है आपका, इसका जो नीति आयोग का सीईओ होता है, कैबिनेट सचिव लेवल का कोई भी होता है, ठीक है? आप देखिए, इससे भी आपका आईएएस का यहाँ भी एक स्कोप खुल जाता है, ठीक है? गवर्निंग काउंसिल जो होता है, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेश के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर या जो सीएम वहाँ के रहे, वो इसमें मतलब सदस्य रहते हैं। फिर रीजनल काउंसिल भी है, अंतर्राज्यीय मुद्दों के लिए भी क्षेत्रीय क्षेत्रीय परिषद का भी गठन होता है, ओके? अब नीति आयोग के प्रमुख कार्य क्या-क्या है? तो नीति निर्माण या रणनीति, दूसरा हुआ केंद्र राज्य सहयोग करना, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का स्थापना करना इसका हो काम है, ओके?
राज्यों के बीच में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होना चाहिए। एसडीजी की निगरानी मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की जो आपका निगरानी कौन करता है? आपका नीति आयोग करता है। डाटा आधारित नीतियाँ लाता है, ठीक है? इनोवेशन, स्टार्टअप्स, अटल इनोवेशन मिशन आदि ये सब चलाता है, ओके? आपका आज का जो नीति आयोग का फर्स्ट जो हमारे पास जो क्वेश्चन है आपके सामने पेश किया गया है, क्या है? नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को, ठीक है? क्या है योजना आयोग के योजना आयोग जो है उसका स्थान पे आया था, ओके। तो क्या है कि आपकी 21वीं सदी की आवश्यकता के अनुसार नीति निर्माण करना इसका मतलब उद्देश्य है, ठीक है। यह कोई संवैधानिक मतलब निकाय नहीं है। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है कि नीति आयोग की प्रकृति क्या है? तो क्या है आपका नीति आयोग का प्रकृति? तो ये आपका कार्यकारी निकाय है, ठीक है। इसका कोई भी संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है, इसलिए यह न तो संवैधानिक है और न कोई मतलब ऐसा नहीं है कि इसको कोई एक्ट लाके भी मतलब बनाया गया है। तो ये न संवैधानिक है, न वैधानिक है। ये क्या है? एग्जीक्यूटिव होता है। देखिए क्या होता है कि संवैधानिक किसको बोलेंगे? जो संविधान में जिसका उल्लेख होता है, ठीक है? जिसका संविधान में उल्लेख है। आपका वैधानिक किसको बोला जाता है? वैधानिक संस्था उसे बोला जाता है जो कोई कानून द्वारा जैसे लाके बनाया जाए तो वो वैधानिक होता है। जैसे आपको फूड सिक्योरिटी जो आपको एफएसएसएआई जो बनाया गया है, वो आपका एक्ट लाके बनाया गया है। समझे यहाँ पे? लेकिन ये क्या है? एग्जीक्यूटिव से कार्यकारी है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला हम लोग को क्वेश्चन हमारा क्या है? आपका थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है आपका क्या है? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। समझे? ये आपका यह राज्यों को सीधे निर्णय प्रक्रिया में शामिल करवाता है। अब फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है चौथा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल में कौन-कौन होता है? तो कौन-कौन होता है आपका? ये आपका सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेश के एलजी और सीएम होते हैं। केवल केंद्रीय मंत्री नहीं, केवल मुख्यमंत्री नहीं, नीति आयोग के सदस्य केवल नहीं होते हैं, ठीक है? बाकी सभी होते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है आज का कि निम्नलिखित में कौन-सा कार्यकारी नीति आयोग नहीं करता है? तो कौन कार्य नीति आयोग नहीं करता है? दीर्घकालिक विकास रणनीति आपका नहीं करता है में जो आ जाएगा केंद्र से राज्यों को धन का आवंटन, ये क्या करवाता है? ये किसका काम है? आपका एफएम का काम है यानी सॉरी एफसी का काम है मतलब फाइनेंस कमीशन जो आर्टिकल 280 से अभी हम लोग पढ़े थे, जो जहाँ पे किया गया है। नीति आयोग के पास वित्तीय आवंटन की शक्ति नहीं होता है, धन वितरण का कार्य वित्त आयोग का ही काम होता है, ओके। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 6 नंबर क्वेश्चन पे अब चलते हैं। नीति आयोग किस प्रकार के संवाद को बढ़ावा देता है? तो अभी हम लोग समझे थे कि कौन सा बढ़ावा देगा, तो सहकारी एवं प्रतिस्पर्धा संघवाद को नीति आयोग, क्योंकि ये क्या करता है नीति आयोग राज्यों के नीति का निर्माण में क्या करता है? साझेदार बनता है, ठीक है। और विभिन्न मतलब इंडेक्स को भी ये जारी करता है और ये जो विभिन्न इंडेक्स के माध्यम से भी प्रतिस्पर्धा को बढ़ाता है, ओके। आगे हम लोग चलते हैं। आज का हमारा जो 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि नीति आयोग द्वारा निम्न में कौन-सा सूचकांक जारी किया जाता है? तो कौन-सा अभी इंडेक्स के बारे में हम लोग जान रहे थे, तो ये क्या कहता है यामी गरीबी जो सूचकांक है, वो ये जारी करता है, यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ये जारी करता है। तो ये याद रखिएगा कौन करता है? मल्टी आपका डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कौन जारी करता है आपका? ये कौन करता है आपका? नीति आयोग करता है, ये याद रखिएगा। आपका जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी ये कौन करता है आपका? एचडीआई जिसको बोलते हैं यूएनडीपी करता है और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स करता है कौन? विप्रो करता है, ठीक है। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन करता है। तो ये आप याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन आपका बनता है। आज का जो हमारा 8वां क्वेश्चन है, वो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है? नीति आयोग वित्तीय अनुदान की सिफारिश करती है। क्या ऐसा करता है? तो ये वित्तीय अनुदान का सिफारिश आपका कौन करता है? तो एफसी करता है। याद रखिएगा फाइनेंस कमीशन। नीति आयोग बॉटम अप अप्रोच अपनाता है, ये सही बात है। आपका दूसरा नंबर सही हो गया। नीति आयोग योजना आयोग से अधिक लचीला है, तो ये भी दिखता है। तो आपका कौन-सा आंसर हो जाएगा? आपका हो जाएगा 2 और 3 यानी बी, ठीक है? कोई वित्तीय शक्ति इसके पास है ही नहीं, तो वित्तीय अनुदान ये कैसे करेगा? अगला प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। 9 नंबर प्रश्न आज का हमारा क्या कह रहा है कि
आपका नीति आयोग के संदर्भ में सीईओ की दर्जा क्या होता है? तो सीईओ दर्जा हम लोग जाने थे कि ये कैबिनेट स्तर का क्या होता है, सचिव होता है, ठीक है? कैबिनेट सचिव स्तर का होता है। सीईओ की नियुक्ति केंद्र सरकार ही करता है, ठीक है? पंस जो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव जो संचालन का दायित्व सीईओ के पास ही होता है। इसका जो नीति आयोग का प्रशासनिक संचालन होता है ना, वो कौन करता है? सीईओ ही करता है, यानी कैबिनेट सचिव का स्तर का मतलब करेगा ये, ठीक है? उसमें आईएएस ही रैंक का वो करता है। नीति आयोग जो अगला प्रश्न है, नीति आयोग और वित्त आयोग में मुख्य अंतर क्या है? उस समय भी पूछा गया था और अभी इसमें है। तो वित्त आयोग संवैधानिक है और नीति आयोग कार्यकारी है। ओके, तो हमारा डी हो जाएगा सही, क्योंकि ये आर्टिकल 280 में इसका प्रावधान किया गया है। नीति आयोग एक एग्जीक्यूटिव कार्यकारी माने थिंक टैंक के रूप में ये कार्य करता है। 11 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है आज का? 11 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है क्या कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट हमारा क्या है कि नीति आयोग का गठन कैबिनेट प्रस्ताव के आधार पर क्या है, होता है, ठीक है, हुआ था। तो ये हमारा क्या है, सही हो जाएगा। नीति आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं प्राप्त है, ये भाई यहाँ पे बोल रहा है कि दर्जा प्राप्त है, यानी दो हमारा ऐसे ही गलत हो गया, ठीक है। नीति आयोग का उद्देश्य राज्यों के नीति निर्माण में भागीदारी बनाना होता है, तो यानी 1 और 3 यानी बी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न पे। तो 12 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसमें प्रधानमंत्री ही जब अध्यक्ष होता है तो प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। ओके, ठीक है। गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के सीएम भी शामिल होते हैं। अब अगला प्रश्न है हमारा 13 नंबर जो प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा आयोग या संस्था नीति आयोग से संबंध नहीं है? अटल इनोवेशन मिशन, ये भी संबंधित है, अभी पढ़े थे हम लोग। एसडीजी इंडेक्स जो है आपका, ये भी क्या है, संबंधित है। आपका जीएसटी काउंसिल संबंधित नहीं है, ये क्या है आपका फाइनेंस कमीशन से। और एस्पिरेशनल जो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है वो भी ये क्या नीति आयोग का मतलब से संबंधित है। तो ये भी आकांक्षी जो जिला आप पढ़िएगा कार्यक्रम, वो भी आप मतलब जीएसटी मतलब इससे नीति आयोग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन जो हम लोग चलते हैं आज का, आपका 14 नंबर जो क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि देखिए आकांक्षी जिला कार्यक्रम जो है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसमें क्या है आपका कि पिछड़े जो जिले हैं उनको त्वरित विकास करना, उनका त्वरित विकास करना। क्या हुआ था कि ये शुरुआत जो हुआ था 2018 में आपका शुरुआत हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था कि स्वास्थ्य एवं आपका एजुकेशन, आपका पोषण और बुनियादी जो बेसिक जो ढांचा स्ट्रक्चर था उसको ये सही करना था और नीति आयोग द्वारा ही ये आपका निगरानी किया जाता है इसकी। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा 15 नंबर कि नीति आयोग द्वारा कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को कैसे बढ़ावा दिया जाता है? तो अभी हम लोग पढ़े थे कि यह क्या करता है, सूचकांक और रैंकिंग के माध्यम से क्या करता है ना, जैसे एसडीजी इंडेक्स निकाला आपका, हेल्थ इंडेक्स निकालता है आपका। अभी आपको मल्टी डायमेंशनल जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक मिलता है, तो इससे क्या करता है, ये राज्यों के बीच स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा को दिखा के ये क्या करता है, वित्तीय आपका संघवाद का बढ़ावा देता है। ओके, अगला प्रश्न में हम लोग चलते हैं आज का 16 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो ये कौन करेगा, आपका प्रधानमंत्री ही करता है, ठीक है। उपाध्यक्ष यानी पूर्णकालिक पद होता है इसका, अध्यक्ष का पद। नीति आयोग के कार्यों का नेतृत्व ये करता है कौन, आपका उपाध्यक्ष। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो हम लोग अभी पढ़े थे कि ये नई दिल्ली में है। नीति आयोग का जो आपका कहाँ है, नई दिल्ली में है। अब हमारा जो 18 नंबर क्वेश्चन है आज का, वो क्या कह रहा है कि आपका नीति आयोग और योजना आयोग के बीच सबसे बड़ा अंतर क्या है? तो देखिए दोनों कार्यकारी तो है, ऐसा कोई अंतर ये नहीं है, लेकिन ये क्या है कि नीति आयोग के पास धन आवंटन की शक्ति नहीं होता है, धन आवंटन की शक्ति नहीं होता है। यही सबसे जो है नीति आयोग और योजना आयोग के बीच सबसे बड़ा अंतर है, क्योंकि ये सबसे क्रांतिकारी मतलब बदलाव किया गया था। वित्तीय शक्ति हटा कर नहीं आती है, मतलब पहले तो योजना आयोग में आपका वित्त का भी जो करता था कि इतना धन आवंटन इसमें जाना चाहिए, ये योजना आयोग कार्य करता था। लेकिन यही सबसे बड़ा योग इसका हटाकर कार्य का क्या कर दिया गया, सिर्फ आप थिंक टैंक का काम करेंगे और पॉलिसी बनाएंगे, पॉलिसी मेकिंग काम करेंगे। ओके, तो आज के लिए बस मतलब आपके लिए जो है
कि क्या और कहा जाता है कि इसमें कि नीति आयोग को मतलब थिंक टैंक ही बनाया गया आपको ये पैसा का आवंटन ये करके। तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। आपका यहाँ पे आज का क्वेश्चन जो हमारा है, अगला क्वेश्चन जो हमारा है 19 नंबर क्वेश्चन जो हमारा क्या कह रहा है कि आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीति आयोग राज्यों को वित्तीय अनुदान देता है, तो क्या ये देता है ऐसा? तो ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ, तो हमारा गलत हो गया। तो आपका दूसरा क्या है कि नीति आयोग का उद्देश्य मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस को बढ़ावा देना है, तो ये सही है। ठीक है। नीति आयोग एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग पर भी बल देता है, तो यानी 2 और 3 हमारा सही है, तो ये हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला चलते हैं हम लोग, अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगले प्रश्न हमारा क्या कह रहा है 20 नंबर कि नीति आयोग के संबंध में बॉटम अप अप्रोच का अर्थ क्या हुआ? तो ये क्या हुआ कि राज्यों और स्थानीय स्तर से सुझाव लेना, ये काम क्या करता है कि राज्यों और स्थानीय स्तर से सुझाव लेता है। नीति आयोग में पॉलिसी मतलब राज्य क्या करता है, पॉलिसी पार्टनर के रूप में काम करता है। वो ये योजना आयोग के मतलब जो टॉप डाउन मॉडल से बिल्कुल अलग है। जो टॉप डाउन चलता था ना, टॉप से डाउन पर हमको जाना है, वैसा ये मॉडल नहीं, ये बॉटम से अप जाता है, यही इसकी खूबसूरती है। ओके, इसको योजना से ये भी मतलब है अलग करवाता है। निम्नलिखित में कौन सा सूचकांक जो है नीति आयोग द्वारा जारी नहीं किया जाता है? तो एसडीजी जारी किया जाता है, हेल्थ जारी किया जाता है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स भी जारी किया जाता है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स ये नहीं जारी करता है। ये कौन करता है? हमारा आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय करता है। अन्य सभी जो करते हैं आपका नीति आयोग करता है। ओके, तो आज का जो मतलब ये क्वेश्चन है हमारा, जो कितना ही मतलब ब्रॉड एस्पेक्ट में हम आप लोग को समझाया जा रहा है। नीति आयोग के अंतर्गत अटल इनोवेशन मिशन का एम मतलब ये उद्देश्य क्या है? ठीक है, एम इसका नाम भी है और इसका एम क्या है? तो ये नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देना है। ठीक है, इनोवेशन इकोसिस्टम इसको लाना है और अटल टिंकरिंग लैब्स मतलब स्कूल स्तर पर लैब खोलने का भी इसमें व्यवस्था करवाया गया है। 23 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि नीति आयोग का संबंध किस प्रकार के योजना प्रणाली से है? तो ये कौन कौन सा है आपका? आपका क्या है आपका 23 नंबर का आंसर हो जाएगा दृष्टिपथ, यानी विजन डॉक्यूमेंट ये रखता है। ठीक है, नीति आयोग का क्या है कि 15 वर्ष का एक विजन लेके चल रहा है और 7 वर्ष का ये क्या है रणनीतिक लेके चल रहा है। ठीक है, और 3 वर्ष का इसका एक्शन एजेंडा होता है। तो इस तरह से ये कार्य कर रहा है कौन? नीति आयोग। 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जो आज आपका क्या कह रहा है कि जो नीति आयोग के राज्यों के बीच संवाद का सबसे बड़ा मंच कौन सा है? तो कौन है आपका 24 का? तो ये गवर्निंग काउंसिल है। ठीक है, क्योंकि इसमें गवर्निंग काउंसिल में क्या होता है, सीएम भी होता है प्लस पीएम भी होता है। नीति आयोग का कोर प्लेटफॉर्म माना जाता है ये आपका गवर्निंग काउंसिल। आज का हमारा लास्ट प्रश्न जो है हमारा 25 नंबर, नीति आयोग के क्षेत्रीय परिषद जो रीजनल काउंसिल का उद्देश्य क्या होता है? तो ये हमारा क्या होगा, ये क्षेत्रीय या अंतर्राज्यीय मुद्दों पर सहयोग करना होता है। ओके, जरूरत आधारित ये करता है, जिसका अध्यक्ष कौन होता है? आपका प्रधानमंत्री है। तो आपको हमारा जो आज का सेशन कैसा लगा, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपना फीडबैक दे सकते हैं और आप अपनी मांगों को भी रख सकते हैं। तो आपसे एक निवेदन है कि हमारा एक लक्ष्य है छोटा सा 1K का सब्सक्राइबर का, तो प्लीज़ आप इसको पूरा करवाइए। आप देख के प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए हमारे चैनल को, वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न्स विद स्ट्रेटजी को, और हमारे वेब्स अकेडमी 24 से आप टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। और रात में 9 बजे आपके लिए एनसीईआरटी का बैच जो कल नहीं हो पाया था वो आपके लिए मतलब कुछ कारणवश, लेकिन आज से फिर ये कंटिन्यू रहेगा। ओके, तो 9 बजे आप रेडी रहिएगा, आपको प्रीमियर करके आपको अपलोड वीडियो किया जाएगा और हमारा सुबह में द हिंदू चल ही रहा है। तो जय हिंद, जय भारत।